हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, हम लोग सेकंड यूनिट को कर रहे हैं और सेकंड यूनिट के अंदर, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ये चेंज कर दूँ मैं। हाँ जी, तो देखिए सेकंड यूनिट के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा है, कम्युनिकेशन का, यानी कि संप्रेषण का, जो हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है ना। संप्रेषण का जो टॉपिक है उसकी स्किल्स है वो हम लोग कल कर चुके हैं। और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आज हम टॉपिक करने वाले हैं TLM। TLM का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना, टीचिंग और लर्निंग मटेरियल, ठीक है ना। TLM का टॉपिक आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो थर्ड है इसके अंदर प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का कर लिया, अब हम थर्ड कर रहे हैं। ध्यान कर लेना, आपके पास सभी के पास होगा भाई जो सिलेबस है। कहीं सोचो मैडम ने दूसरे वाला करवा रहा है, मैंने टीचिंग मॉडल्स नहीं करवाए, ये मॉडल्स है ना, मैं बाद में करवाऊंगी ये टीचिंग मॉडल्स। तो ये एक बढ़िया सा टॉपिक था, मेरे को ये मन किया कि आज TLM का ही करवा दूं, तो इसलिए ये करवा रही हूँ। बाकी आपके इसके बाद ओनली 2 टॉपिक रह गए, एक तो टीचिंग मॉडल्स का, ये देखो मेरे सामने क्या है, ये आपका सिलेबस है। एक तो टीचिंग मॉडल का रह गया और एक रह गया कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षण। केवल ये 2 टॉपिक रहते हैं, उसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है। फिर देखो अब हम बात करते हैं TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, देखो पहले समझो इस बात को, हर एक चीज़ को ना पहले समझने की कोशिश किया करो कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो देखो जब एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है, जब एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है तो वो पढ़ाते समय अलग अलग TLM का प्रयोग करता है। अब आप कहोगे क्यों जी, क्यों करता है, क्यों करता है एक टीचर TLM का प्रयोग। जैसे आपने बालक को, छोटा बच्चा है भाई प्राइमरी का, आपने उसको सेब का आपने बताना है कि A फॉर एप्पल, आप ऐसे बता रहे हो A फॉर एप्पल, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस चीज को रट लेगा A फॉर एप्पल। अगर आप उसको एप्पल नहीं दिखाओगे तो एक टीचर क्या कर सकता है, एक टीचर क्लास के अंदर एक सेब दिखा सकता है। आप कहोगे जी मैडम असली का, क्या पता असली का भी दिखाना पड़ जाए, है ना। अब घर पे है, फ्रूट होते हैं, सेब पता है टीचर को कि सेब है, वो घर से उठाकर ले जा सकता है। लेकिन असली की भी इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो ये फ्रूट्स वगैरह है ये प्लास्टिक के मिल जाते हैं, मतलब बिल्कुल असली जैसे लगते हैं प्लास्टिक के जो। आप वो प्लास्टिक का सेब दिखाकर कह सकते हो कि ये क्या है, ये एप्पल है। फिर आप कहोगे B फॉर बनाना, तो आप एक केला जो है ना वो प्लास्टिक का होता है वो दिखा दोगे कि ये केला है, तो बच्चा उसको देखकर समझ जाएगा। अब जब बच्चा घर पे जाएगा और उसकी जो मम्मी है वो कहेगी तो क्या खाएगा, वो कहेगा बनाना, बनाना जो यहाँ पर पड़े हैं रसोई के अंदर, मैं ये खाऊंगा। अब मम्मी को भी खुशी हुई, इसको बनाना बोल रहा है, इसका मतलब उसकी टीचर ने सिखाया आज उसको, वो उसको देखकर पहचान गया ना। क्योंकि हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया गया कि TLM का जो टीचर है वो यूज करे, कहां पर, क्लासरूम के अंदर यूज करे। अगर पॉसिबल हो तो क्लास के अंदर असली का, नहीं तो नकली का यूज कर ले भाई। अब जैसे मान लो आपने पौधे के बारे में बच्चे को बताना है कि पौधे की क्या होती है, रूट होती है, या पौधे की स्टेम होती है, पौधे के ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, या पौधे के ऊपर पत्तियां होती हैं भाई, ठीक है ना, टहनी जो भी है, तो वो सारे के सारे के बारे में आपको बताना है। तो आप क्लासरूम में क्या एक छोटा पौधा लेकर जा सकते हो और आप बच्चे को बता सकते हो कि ये देखो ये तो लीव्स हैं भाई, ये इसकी स्टेम है, ये रूट होती है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं या फ्रूट फल लगते हैं, तो आप बच्चे को पूरा पौधा दिखा सकते हो, एक छोटा पौधा आप लेकर जा सकते हो क्लासरूम के अंदर। या आप बच्चे को ग्राउंड में लेकर जा सकते हो जहां पर बहुत सारे पौधे लगे हैं, आप एक एक पार्ट को वहां पर आसानी से समझा सकते हो कि ये देखो सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ रही है, हम लोग इसको पानी देंगे, सूर्य की किरणों से ये क्या करेगा, ये भोजन बनाएगा अपना। तो ये सारी बातें हम लोग TLM के अंतर्गत आती है। देखो आप मेरी एक बात सुनो, आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे, मतलब मैं भी जब कभी पढ़ा करती थी, आप भी कभी पढ़ा करते थे, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे मेरे से उम्र में काफ़ी छोटे हों, 5 7 10 साल भी। तो मैं कई बार ये बात सोचती हूँ, सही बताऊँ आपको, कि गाय का जो प्रस्ताव होता है ना, छोटे क्लास के अंदर बच्चे करते हैं कि गाय एक पालतू जानवर
है ना। इसकी 4 टांगे होती हैं, इसकी 1 पूँछ होती है, इसके 4 थन होते हैं। तो ये गाय वाला प्रस्ताव के अंदर न जाने हमने कितनी डांट खाई होगी और टीचर की मार थप्पड़ भी खाए होंगे। क्योंकि कभी तो यूं भी लिख दिया कि गाय की भले 2 ही टांग होती है, कभी लिख दिया कि गाय के भाई 4 सींग होते हैं, और लिखना क्या था कि 4 थन होते हैं, गलती से लिख दिया 4 सींग होते हैं। तो क्या पता इस प्रस्ताव के ऊपर कितनी बार हमने डांट खाई होगी और कभी मार भी खाई होगी और नंबर भी कमाए होंगे पेपर के अंदर। पर हमारी मैडम ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुमने गाय देखी है क्या कभी। हम कह देते हाँ जी गाय तो देखी है जी गली के अंदर। तो बोले आज तुम जाकर क्या करना, अपनी मम्मी के पास खड़े हो जाना, कि तुम जब मैं गांव के पास जाके खड़े हो जाओ तो अपनी मम्मी को पास खड़े कर लेना और गाय को गौर से देखना कि उसके जो सींग है ना, सींग वो कितने हैं। तो हम भी घर जाके देख लेते जी, सींग 2 है। तुम ये देख लेना उसके जो थन है ना, जहां से दूध निकाला जाता है, वो कितने हैं। तो हम भी गिन लेते 1 2 और 3 और 4, बोले 4 ही थन है भी, ठीक है ना। और फिर ये देख लेना कि गाय की पूंछ कितनी है। तो हम नहीं बता देते कि जी पूंछ तो एक ही थी जी उसकी। फिर मैडम पूछती कि गाय हमें क्या देती है, अपा कह देते दूध देती है भाई। तो दूध से क्या बनती है, हम कहते हैं दूध से तो दही बनाती है मेरी मम्मी रोज, दही हमके देती है खाने के लिए, दही बनती है। तो बच्चों दूध से मिठाइयाँ भी बनती हैं। ये जो आप बर्फी खाते हो, पेड़ा खाते हो ना, ये दूध से बनते हैं, गाय के दूध से। गाय के दूध से मक्खन भी बनता है, उससे घी भी बनता है। मैडम ये बता देती और हमको तो प्रस्ताव याद ही था। क्यों मार खाते, क्यों गलती करते, क्यों इतना थप्पड़ थप्पड़ खाए, क्यों पेपर में नंबर कम आए भाई। लेकिन हमारी मैडम ने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम जाके गाय भी देख लेना। अरे यही तो टीएलएम है। चीज को इजी तरीके से समझो, आसान तरीके से समझो कि कक्षा के अंदर बच्चों के सामने लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चा आपकी कही हुई बात को एकदम फटाक से समझ जाए, उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, है ना, लर्निंग इफेक्टिव हो, है ना। अधिगम जो है ना वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए एक टीचर किसका यूज करे, टीएलएम का यूज करे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वो यूज करे। जैसे आपने बच्चे को क्या दिखाना है, आपने बच्चे को नदियों के बारे में बताना है। तो एक तो आप बोलकर बताओ कि एक नदी यहाँ से निकलती है, यमुना यहाँ से गुजरती है और गंगा यहाँ से गुजरती है। एक तो आप उसको ऐसे बताओगे। एक आप क्लास के अंदर क्या लेके जाओगे, आप उसके लिए एक चार्ट लेकर जाओगे भी, ठीक है ना। एक मैप लेकर जाओगे, चार्ट नहीं, मैप, सॉरी, मैप लेकर जाओगे। और मैप के अंदर आप उसको ये बता दोगे कि ये नदी देखो यहाँ से निकल रही है और रास्ते में ये स्टेट आ रहे हैं, ये शहर आ रहे हैं, और ये गंगा नदी देखो यहाँ से निकल गई, रास्ते में ये वाले स्टेट आ रहे हैं। तो बच्चे के दिमाग में तो बात फिक्स है। एक तो आप उसको बोल बोल कर पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कौन से स्टेट से क्या है भाई। आपने बच्चे को यह बताना है कि कौन सा राज्य आकार में बड़ा है और कौन सा राज्य आकार में छोटा है। तो आपको बोल के बताने की क्या जरूरत है, आप उसको दिखाओ ना मैप, और मैप के अंदर उसको अपने आप दिखाई दे जाएगा हरियाणा कितना बड़ा है और राजस्थान कितना बड़ा है ना, आंध्र प्रदेश कितना बड़ा है। फिर आप हरियाणा का मैप दिखा सकते हो कि इसके पश्चिम के अंदर कौन सा है, सरसा है, क्या है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। सब टीएलएम है भाई, सभी के अंदर आप टीएलएम का यूज कर सकते हो। आपने बच्चे को आंख का चित्र, आंख ना, आंख के बारे में समझाना है, तो आप आंख का चित्र क्यों नहीं लेके जाते क्लास के अंदर, आप आंख का मॉडल क्यों नहीं दिखा देते कि इस तरह से आंख होती है, अंदर का सारा ये स्ट्रक्चर होता है। बस यही तो टीएलएम होता है, समझ गए ना। अब कि आप लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप तो भावी टीचर हो, आप लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो क्लासरूम के अंदर चार्ट, चित्र, मॉडल, रेडियो, टेलीविजन, प्रोजेक्टर आप इनका यूज करोगे ना, यही क्या होते हैं, यही टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। यही क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो ये कहता है कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे और यूज कैसे करोगे, आपके टॉपिक में ये है। अरे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, या तो हम खुद बनाएंगे या फिर बाजार से खरीद लेंगे, मार्केट से, मार्केट में बने बनाए आते हैं वो खरीद लेंगे। और यदि आपको मार्केट में बना बनाया बढ़िया नहीं मिल रहा, तो आप खुद आप टीचर हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको खुद बनाओ, खुद उसको मेड करो उस टीएलएम को, ताकि आप नेक्स्ट डे क्लास के अंदर जाकर बच्चों को ये समझा सको, वो दिखा सको। तो अब देखो पढ़ते हैं आगे, आपको सारी मामला समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरह। शिक्षण और सीखना एक सतत लगातार प्रक्रिया है, कंटिन्यूस है। सीखना कभी भी नहीं रुकता, गर्भ से बच्चा सीखना शुरू करता है और कब्र तक सीखता है।
आप यूँ कह सकते हो कि जो लर्निंग होती है ना, जो लर्निंग वो वोम टू टॉम्ब होती है। वो कब तक? वो वोम टू टॉम्ब होती है, यानी कि बच्चा गर्भ से सीखना स्टार्ट करता है और कब्र तक सीखता है। हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हम हर रोज़ सीखते हैं, डेली सीखते हैं, ठीक है ना? आगे जिसमें शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ का क्या करता है? उपयोग करता है, ठीक है? शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण को, अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जिस सामग्री या सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको टीएलएम कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल उसको कहा जाता है। तो उस शिक्षण सहायक सामग्री और निर्देशात्मक सामग्री कहा जाता है, यानी कि निर्देश देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप जिस सामग्री का यूज कर रहे हो, ठीक है ना? भाषा शिक्षण एक राज्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गतिशील प्रक्रिया है। आप जब भाषा को सिखा रहे हो ना, तो ये डायनामिक है, आप डेली सीखते हो। राज्य प्रक्रिया नहीं है। राज्य का मतलब ये थोड़ी ना कि आप हरियाणा के अंदर रहते हो तो आप हिंदी के अलावा कुछ नहीं सीखोगे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर आप गुजरात में रहते हो तो केवल आप गुजराती सीखोगे क्या? कुछ और भाषा नहीं सीख सकता वो बंदा। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, लगातार सीखते हैं हम लोग। हम अंग्रेजी पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य को जानते हैं। आप कहोगे मैडम ये सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? देखो, जब भी आप बच्चे को पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाने के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है सामान्य और एक क्या होता है? विशिष्ट। जिसको आप लोग क्या बोलते हो? ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है। ये जनरल है और ये क्या है? ये स्पेसिफिक है। तो देखो, जनरल क्या होता है कि आप बच्चे को आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो, ये जनरल है। और विशिष्ट क्या है कि आप उसके अंदर आर्टिकल को पढ़ा रहे हो। विशिष्ट क्या है कि आप उसके अंदर आर्टिकल को पढ़ा रहे हो, ये क्या है? ये विशिष्ट है। मतलब पढ़ाने के कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। जैसे आपने ये कहा कि भाई मैं आज बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ, और मैथ के अंदर सामान्य उद्देश्य क्या है कि आज आपने अर्थमेटिक पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? अर्थमेटिक। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है? उसके अंदर जो आप यूनिट पढ़ाओगे अर्थमेटिक की, वो उसका विशिष्ट उद्देश्य है। शिक्षक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार शिक्षक को शिक्षण सामग्री और निर्देशात्मक का चयन करना चाहिए। मतलब आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को, आप साइंस के टीचर हो, आप आंख के बारे में बता रहे हो, रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हो, या फिर आप बच्चे को कान के बारे में बता रहे हो, तो आपको शिक्षण सामग्री की जरूरत होगी। एक तो आपको कंटेंट चाहिएगा, एक तो आपको क्या चाहिएगा? कंटेंट। आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, दी बेस्ट होना चाहिए, है ना? तो मैं भी जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बेस्ट कंटेंट दूँ। आप जब क्लास के अंदर पढ़ाने जाओगे, सरकारी स्कूल में आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप भी यही सोचोगे कि बेस्ट कंटेंट दें। लेकिन आप कहोगे ना जी, सरकारी स्कूल में लगने के बाद तो मौजा ही मौजा हैं। लेकिन हमने इस धारणा को गलत सिद्ध करना है। जिस काम के लिए आपको पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी ना, वो काम करो भाई। मैं तो आपको यही कहूँगी, आपकी जब भी जॉब लग जाए, चाहे आपको प्राइवेट में है, आप चाहे सरकारी में हो, आपकी गवर्नमेंट लग जाएगी। आपको हो सकता है कि सभी की ना लगे, कोई प्राइवेट भी करे बाद में। तो इतना होना चाहिए कि आप जिसके लिए अपनी सैलरी ले रहे हो ना, कम से कम वो तो करो, वो काम तो करो। बच्चों के लिए आप एक टीचर हो, जो आपके सामने स्टूडेंट है ना, उनके लिए आप ओनली एक टीचर हो। आपका पढ़ाया हुआ जो बेस्ट है ना, वो बच्चों के समझ में आएगा। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब अगर मैं आपको बिल्कुल गलत पढ़ा दूंगी, अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने यूं सोचूंगी कि भाई मेरे को क्या है, भाई मेरे को तो इसके लिए पैसे कम मिले या ज़्यादा मिले, आपको थोड़ा ना पता है कि मुझे इसके लिए कितने पैसे मिल रहे हैं। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है मुझे कम मिल रहे हो सकता है मुझे ठीक ठीक मिल रहे हो मेरी मेहनत के अनुरूप। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको नहीं पता कि हमारे घर में कितने मेंबर हैं और मुझे कितना उनका वर्कलोड है। हो सकता है कि हम 4 ही जने हो सकता है कि हम 10 जने हो सकता है कि आज मेरी तबीयत खराब हो, या हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक हो। अरे कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आपकी नज़र में मैं पूनम मैडम हूँ, साइकोलॉजी की टीचर, कि जो आपको एचपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी। आपको मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है उस कंटेंट से जो मैं आपको दे रही हूँ। सीधी बात है ना? तो आप जब पढ़ाने जाओगे ना, चाहे आप कोई गवर्नमेंट स्कूल में आपकी लग जाए, बहुत ही अच्छी बात है, उससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों के लिए आप केवल टीचर हो। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से, या स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है या अन्य टीचर्स है, उसके साथ आपका कैसा रिलेशन है, बच्चों को नहीं पता ही है। बच्चों को कोई मतलब नहीं इन बातों से। तो जो भी हमें पढ़ाए, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, दी बेस्ट कंटेंट हम बच्चों को दे। और निर्देशात्मक का, यानी कि जो आप टीएलएम का यूज कर रहे हो, उसका भी आपको चयन करना चाहिए
ताकि पढ़ने समझने तथा का कौशल विकसित हो सके, ताकि बच्चे अच्छी तरह पढ़ सके, समझ सके। एक टीचर ऐसा पढ़ाता है बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाता है, एक टीचर ऐसा पढ़ाता है कुछ समझ में ही नहीं आता। समझ रहे हो ना? छात्रों के लेखन और बोलने के कौशल का कुशलतापूर्वक विकास किया जाना चाहिए। यानी कि आपने बच्चों के अंदर लेखन क्षमता को भी बढ़ाना है और आपने बच्चों की बोलने की क्षमता को भी बढ़ाना है। ठीक है ना? कौशल सभी प्रकार के, जो आपने बच्चे को सारे स्किल सिखाने हैं। बच्चा आपके पास आया है ना, तो आप उसको एक समाज का जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज में उतारोगे आप उसको। समझ रहे हो? फिर देखो, ये जो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं ना, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, ये बड़े इजीली टीचर को मिल जाते हैं, बड़े इजीली, या टीचर इनको बड़ा इजीली बना भी सकता है। ठीक है ना? यानी कि बड़ा इजीली बना भी सकता है और ये मिल भी सकते हैं। कई बार टीचर क्या करता है कि बच्चों से ही बनवा लेता है, बच्चों को बनाना भी आ जाता है, यानी कि बच्चे क्रिएटिव भी हो जाते हैं और टीचर फिर उनको क्लास में अन्य बच्चों को दिखा भी देता है। मान लो क्लास के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं आपके जो बड़े क्रिएटिव हैं, आप उनको कह देते हो कि तुम चित्र, आँख का चित्र बना के लाना भी कल, तो बच्चों को भी बनाना आ गया, आपने पूरी क्लास को समझा भी दिया। ठीक है ना? आप यूँ कह सकते हो कि जो ये टीएलएम होते हैं ना, ये टूल्स हैं, टूल्स। टूल्स क्या होते हैं भाई? उपकरण। टूल्स क्या होते हैं? उपकरण होते हैं, टूल्स हैं, जिनको कौन यूज़ करता है? टीचर यूज़ करता है। ये टीचर के लिए क्या है? एक टूल्स हैं जिनको टीचर यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ लर्नर, मतलब सीखने वालों की मदद से। आप सीखने वालों की भी मदद ले सकते हो। ऐसा थोड़ी ना आपने सारा खुद ही करके दिखाना है। आपको अरे आना बेटा तुम आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, आना एक बार आ जाओ, देखो इसको पकड़ो, देखो इसको कैसे करोगे। तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो। क्यों मदद लेते हो आप उनकी, क्यों करते हो? तो ताकि जो आप उनको अपना कॉन्सेप्ट उनको पढ़ा रहे हो ना, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो वो क्या हो? वो इजी हो, वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? इजी हो जाए, और क्या वो इफेक्टिव हो जाए। ठीक है ना? बच्चों के लिए वो आसान हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? इजी हो जाए, बच्चों के लिए आसान हो जाए। ठीक है? और बच्चे इससे क्या है? फ्रेशनेस भी महसूस करते हैं, बच्चे इससे फ्रेशनेस भी महसूस करते हैं। अब जैसे आज क्लास के अंदर आप पौधा लेकर आ गए, एक छोटा पौधा, एक ऐसे इतना छोटा पौधा क्लास में लेकर आ गए, बच्चे सारे एक्साइटेड, अरे देखो मैडम क्या लाई है, अरे देखो क्या लाई है, देखो मैडम पौधा लाई है। मैडम जी पौधे के क्या करोगे जी? मैडम आप पौधा को हमें दिखाने के लिए लेकर आए हो। बच्चे फ्रेशनेस फील करेंगे। अगर आप, एक टीचर है क्लास के अंदर कोई मॉडल उठाकर लेकर जाता है, बच्चे सारे झूम जाते हैं, सर आप हमारे लिए लेकर आए हो मॉडल, सर इस मॉडल में क्या है सर, मतलब बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं, बच्चे देखकर जल्दी सीखेंगे, तो बच्चे एक्साइट हो जाते हैं, फ्रेशनेस फील होती है। एक आप जा रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, आधी बात दिमाग में आती, बात सिर से ऊपर से जा रही है, तो बच्चे क्या करते हैं? फ्रेशनेस इसके अंदर फील करते हैं। ठीक है ना? कहते हैं कि जो अगर आप टीएलएम का क्लास के अंदर यूज करोगे, तो आपकी जो टीचिंग है ना वो रियल लगेगी, यानी कि वास्तविक लगेगी, सच्ची लगेगी आपकी, रियल। ठीक है ना? और वो बच्चों के लिए क्या, बच्चे उसके अंदर अपना प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली काम को करके देखेंगे, प्रैक्टिकली काम को करके देखेंगे, और वो बहुत कुछ इससे क्या हो जाएंगे, बहुत कुछ बच्चे इससे सीख जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद बात करते हैं कि भाई इससे क्या होगा आगे। एक मिनट ठहरो। हाँ जी, इससे जो लर्नर का, एक बात मैं बताऊंगी ये वाला आपको मैं। हाँ जी, अभी यही देखो, अभी ऐसे समझा देती हूँ। इससे जो लर्नर होते हैं ना, लर्नर यानी कि सीखने वाले, उनका आउटकम निकल कर आता है। आउटकम, अगर आप क्लास के अंदर टीएलएम का यूज करते हो, तो जो पढ़ने वाले हैं उनका आउटकम जो है वो बाहर पर निकल कर आता है। कौन सा आउटकम? हाईली, यानी कि उच्च स्तर का, उनका जो है हाईली जो आउटकम है वो बाहर क्या है, उनका निकल कर आता है। ठीक है? और इससे मतलब क्या होते हैं कि वो केवल किताबों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि उनको नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि क्लासरूम के अंदर टीएलएम के द्वारा दिए जाते हैं, जो टीएलएम के द्वारा दिए जाते हैं। अब ये टीएलएम कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कर लेते हैं जी बात। कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो होता है जो टीचिंग जो एड्स हैं वो होते हैं, एक तो होता है ऑडियो एड्स, एक होता है विजुअल एड्स, एक होता है ऑडियो विजुअल। श्रव्य दृश्य या श्रव्य दृश्य सामग्री। पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कौन कौन से? एक तो ऑडियो एड्स की बात करते हैं, श्रव्य सामग्री की, यानी कि जिनको केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, ये है ऑडियो कैसेट प्लेयर।
हो सकता है कि आप कोई ऑडियो कैसेट लगा दो और वो जो चलेगी तो बच्चे उसको ध्यान लगा के सुनेंगे, या आप रेडियो के द्वारा भी दे सकते हो कि रेडियो के अंदर मान लो ये बहुत अच्छी इफेक्टिव जो है बातें आ रही हैं, इसको सुनो भाई तुम लोग, तो आप क्लास के अंदर रेडियो को लेकर जा सकते हो, या ऑडियो कैसेट प्लेयर है वहाँ पर आप क्लास में जाकर ले जा सकते हो। तो ये तो आपकी कौन सी हो गई, ये तो आपकी सर्वे सामग्री हो गई, यानी कि बच्चे क्या कैसे सीख रहे हैं, सुनकर सीख रहे हैं, ये आपकी क्या है, सर्वे सामग्री है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, विजुअल एड्स, यानी कि बोर्ड है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, फ्लैनेल बोर्ड है, सॉफ्ट बोर्ड है, ठीक है ना, ये होते हैं ना, आपने सारे पढ़े होंगे बीएड का है, फ्लैनेल बोर्ड क्या होता है, सॉफ्ट बोर्ड क्या होता है, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। एक तो होता है हार्ड बोर्ड जो फिक्स होता है, एक सॉफ्ट होता है, जैसे आप ऐसे रोल करके ले जा सकते हो और जाके ऐसे खोल देते हो और उसके ऊपर लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे चार्ट है आपका तो वो भी विजुअल है, मैप है तो वो भी आप देख सकते हो, पिक्चर को देखोगे, ड्राइंग को देखोगे, स्टेटिक है ना, एंड वर्किंग मॉडल है, जैसे यानी कि स्थिर और कामकाजी मॉडल, मतलब एक जगह फिक्स रहे ऐसा मॉडल भी होता है, काम करने वाला मॉडल भी होता है ना, फिल्म स्ट्रिप्स होती है, फिल्म पट्टियाँ होती है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, OHP होता है, उसके बाद मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके विजुअल एड्स हैं। उसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स, बस इनको याद कर लेना, एक बार देख लेना। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, जैसे वीडियो कैसेट प्लेयर, वो तो ऑडियो कैसेट प्लेयर था, ये वीडियो है, आप देख सकते हो, सुन भी सकते हो। वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, ठीक है ना, टेलीविजन जो है, फिर फिल्म प्रोजेक्टर जो है, ठीक है, तो इन सब का आप प्रयोग कर सकते हो। फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा की प्रयोगशाला भी होती है, आप भाषा प्रयोगशाला का यूज़ भी कर सकते हो, बच्चों को आप भाषा सिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे, भाषा प्रयोगशाला का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका क्या है, कंप्यूटर, अच्छा ये हो गई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ऑडियो एड्स, यानी कि कंप्यूटर सहायक अधिगम सर्वे सामग्री। तो कंप्यूटर पे आधारित भी होती है, जैसे टेप रिकॉर्डर है, ऑडियो कैसेट प्लेयर है, ये सीखने के लिए यूज किया जा सकता है, शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाता है, ठीक है ना। फिर ऑडियो विजुअल जो एड्स है, तो मतलब सर्वे दृश्य साधन है, ये उच्चतम स्तर व रुचि को प्रेरणा, बच्चों की रुचि जगेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि इस शिक्षण सहायता के माध्यम से शिक्षार्थियों की आंखें और कान दोनों सक्रिय हो जाते हैं, मतलब आंखों से देखता है और कानों से वो सुनता है, तो आंखें और कान है दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए भाषा के शिक्षण में उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वे दृश्य सामग्री को, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स को सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनकी कान और आंखें दोनों क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वीडियो की, कि कैसेट जो प्लेयर है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए VCP का प्रयोग करता है। वीडियो टेप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री वीडियो कैसेट प्लेयर द्वारा चलाई जाती है, ठीक है ना, जो वीडियो टेप होगी वो उसके ऊपर क्या है, चलाई जाएगी। उसके बाद वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, इस मशीन में वीडियो कैसेट चलाया जाता है, ये मशीन होती है जिसमें वीडियो कैसेट चलाया जाता है। यह बिल्कुल नया ऑडियो विजुअल सहायता है, वीडियो कैसेट में रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट डिस्क में स्थानांतरित किया जाता है। ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो भाई, ये सारे के सारे आपको जो बीएड में है सारे के सारे पढ़ाए गए हैं, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है भाई। फिर टेलीविज़न, क्या आप इन सब का यूज़ नहीं जानते, वो यूज ही तो है, कि टेलीविज़न शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बहुत प्रभावी है। विशिष्ट चैनल शुरू किए गए हैं जिनमें शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, किशोर छात्रों के बीच बड़े सफल हैं। मतलब आप वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर से पढ़ा सकते हो, आप टेलीविज़न से, रेडियो से, इन सब से पढ़ा सकते हो भी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके TLM है भाई, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके TLM है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं कि आगे आपको कह रहा है कि यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको बता दिया आप कैसे इनका यूज़ करोगे, ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान बनाओगे कैसे और इनका यूज़ कैसे करोगे, ठीक है ना। तो जो लर्नर होता है, जो कौन होता है, जो लर्नर होता है, यानी कि जो सीखने वाला है, तो आप क्लास के अंदर बच्चों के बीच में कैसे इसको यूज़ करोगे, कि जो सीखने वाला है उसको भी आप TLM का यूज़ करना सिखाओगे। आप ये नहीं कि सारा काम आप खुद करके दिखा रहे हो, आप बच्चे को भी आगे लेकर आओगे कि भाई तुम भी बताओ भाई इसको कैसे मतलब आप यूज़ करें, या उसका भी आप सहयोग लोगे, यानी कि आप बच्चों को कैसे सिखाओगे, आप बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग से सिखाओगे,
कैसे सिखाओगे? लर्निंग बाय डूइंग से आप बच्चों को ये चीज़ सिखाओगे, ठीक है ना। फिर आप जो है अलग अलग प्रकार का टीएलएम क्लास के अंदर लेकर जाओगे, यानी कि वैरायटी होनी चाहिए, ज़्यादा संख्या के अंदर वाइड रेंज के अंदर लेकर जाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि आपने पूरे साल में एक ही चार्ट दिखाया बच्चों को और पूरा साल आपने तो दोबारा नाम ही नहीं लिया चार्ट दिखाने का। तो आप इनको वाइड रेंज के अंदर, है ना, ज़्यादा संख्या के अंदर आप इनको क्लास के अंदर लेकर जाओगे, किसको? टीएलएम को, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को? ज़्यादा संख्या के अंदर आप इनको क्लास के अंदर लेकर जाओगे, टीएलएम का आप वहाँ पर यूज़ करोगे। और आप ऐसे भी नहीं कि हमेशा एक ही प्रकार का लेकर जाओगे, कभी चार्ट ले गए, कभी चित्र ले गए, कभी मॉडल ले गए, कभी प्रोजेक्टर ले गए, कभी आप उनके लिए सॉफ्ट बोर्ड लेकर जा रहे हो, कभी कुछ और, कभी कोई रेडियो आप लेकर जा रहे हो कि आज ये विशेष कार्यक्रम आएगा और ये बच्चों को क्लास के अंदर सुनाना है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो है आप बच्चों के लिए टीएलएम का यूज़ करोगे और आप इनका फुल यूज़ करोगे। ये भी नहीं कि आप इनका थोड़ा बहुत क्या करोगे, फुल यूज़ आप इनका क्लास के अंदर करोगे, ठीक है ना। फिर जो बच्चे की एबिलिटी है उसके अनुसार टीएलएम लेके जाओगे। मान लो बच्चे तो आपके पास क्या है, छोटे बच्चे हैं और आप उनके लिए टीएलएम लेकर जा रहे हो कि बहुत हाई लेवल का, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। फिर आपने किसको पढ़ाना है, 9 से लेकर +2 क्लास तक पढ़ाना है आपने, तो आप 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए आप छोटे बच्चों वाले टीएलएम लेकर जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, छोटे बच्चों वाले जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो लेकर जा रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसके अंदर, क्योंकि इस समय बच्चों का जो दिमाग है वो डेवलप हो चुका होता है। तो आप बच्चों के लिए वही लेकर जाओगे जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल होंगे, समझ रहे हो ना, जो बच्चों के लिए क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। आप इस प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या करोगे, यूज करोगे, क्योंकि जितना आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करोगे आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। आप इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा कि हाँ भाई इस तरह से सीखा जा सकता है। और जो देखकर बच्चे ज्ञान सीखेंगे वो ज्ञान क्या होगा, वो स्थायी होगा, उसको बच्चे कभी भी भूलेंगे नहीं। अब बच्चे ने एक बार अगर क्लास के अंदर एप्पल देख लिया तो वो एप्पल को फिर भूलेगा थोड़ी ना, वो तो कहेगा ए फॉर एप्पल है जी। कैसे आपने उसको दिखा दिया क्लास के अंदर, बच्चे को आपने क्लास के अंदर दिखा दिया। देखो जब हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है हमारी, 5 होती हैं। जब हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां जब एक साथ मिलकर काम करती है तो उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, त्वचा और जीभ। आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को सीखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और अगर आप इनके अंदर ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, आपकी मतलब एक आधी ज्ञानेंद्रिय प्रयोग होती है, मतलब आप बच्चे को लेक्चर दे रहे हो, केवल बच्चे के जो कान है वही प्रयोग हो रहे हैं, ना उसकी आंख कुछ देख पा रही है, ना उसका कुछ वो महसूस कर रहा, ठीक है, तो वो ज्ञान स्थायी नहीं होता भी। स्थायी ज्ञान करने के लिए आपको बच्चों को टीएलएम जरूर ही आपको क्लास के अंदर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो ये टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि छोटा ही टॉपिक था। आपका जो कोऑपरेटिव लर्निंग का है ना वो भी छोटा ही है, आपके टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है। टॉपिक ज़्यादा बड़े किसके अंदर है, आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर है। फर्स्ट यूनिट के अंदर बड़ी बड़ी बातें हैं, पूरा आपको व्यवहारवाद करना है, संज्ञानवाद करना है, रचनावाद करना है आपको। फिर आपको इनके क्या करने हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है ना। इनके अंदर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। बाकी यहाँ पर जो सेकंड यूनिट के अंदर आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए जी, आपका थैंक यू, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।